हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय का था दिल्ली में, और खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी अफ़गानिस्तान के खल क्षेत्र के रहने वाले थे और खिलजी इनके कबीले का नाम था, इसलिए खिलजी के सारे सुल्तानों ने अपने नाम के पीछे खिलजी लगाया। अब देखिए, भारतवर्ष में इसकी स्थापना कब हुई। भारतवर्ष में इसकी स्थापना हुई 1290 ईस्वी में, और जलालुद्दीन फिरोज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले खिलजी वंश के शासक ही थे जिन्होंने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की थी। इससे पहले गुलाम वंश में हिंदुओं को उच्च पदों पर नहीं बिठाया गया था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का जन्म 14 अक्टूबर 1220 को आधुनिक अफगानिस्तान के क्लात शहर में हुआ था, और जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह मालिका-ए-जहाँ, इसका नाम था, अलाउद्दीन के साथ कर दिया था। अलाउद्दीन उनका भतीजा था और पुत्री के विवाह के बाद उनका दामाद हो गया था। जो ये जलालुद्दीन खिलजी थे, इनके कभी पूर्वज इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे, और जलालुद्दीन ने अपने इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के शासक थे, बलबन थे, उनके शासनकाल में काम किया था। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद, जो बलबन का पुत्र था, उसके शासनकाल में शुरू हो गया था। कैकुबाद ने फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि देकर सेनापति नियुक्त कर दिया था। फिर इसमें सेनापति नियुक्त होने के बाद लालसा बढ़ गई और इसको हो गया कि मैं शासन कर सकता हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो कैमुर्स था उसकी हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 13 जून 1290 को किलोरी और किलोगढ़ के महल में हुआ था, या उसको किलोकरी बोल सकते हो या किलोगढ़ भी बोलते हैं उसको। इस महल में हुआ था और 1 वर्ष तक दिल्ली नहीं गए थे। फिर दिल्ली के अमीरों ने इनको आमंत्रण किया था कि दिल्ली के महल में आए। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के महल में गए थे। शासक बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया था, और 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल ठीक ठाक था। बस इनके वजीर थे ख्वाजा खातिर, आरिज मुमालिक थे यगरस खान, जो इनके छोटे भाई थे। 1292-93 में उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जलालुद्दीन मंगोलों से डर गया और मंगोलों से इन्होंने संधि कर ली थी, और उलुग खां के साथ इनकी पुत्री का विवाह हो गया था। उलुग खां ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और मंगोल बाद में नवीन मुस्लिम कहलाए। जो ये हमारी नई दिल्ली में, ये दिल्ली में हमारा मंगोलपुरी नाम से जो शहर है, वो मंगोलों की वजह से ही बसाया गया था और उन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। देखो, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उनके टाइम में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। मलिक छज्जू 1290 में कड़ा का सूबेदार था और इसने विद्रोह कर दिया था, परंतु इसके विद्रोह का दमन कर दिया था। उसके बाद रणथंबोर अभियान 1291 में सुल्तान रणथंबोर अभियान किया सुल्तान ने, जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। परंतु जो वहाँ के शासक थे हमीर देव, वो काफ़ी अच्छे शासक थे, और उन्होंने अपने किले की सुदृढ़ता इतनी ज़बरदस्त कर रखी थी कि कोई बाहर का शासक हमला नहीं कर सकता था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ये देखा, सेना लेकर चले तो गए ये, परंतु जब किले की सुरक्षाबंदी देखी तो ये वापस आ गए थे। मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ उसमें। फिर एक महत्वपूर्ण घटना है सिद्दी मोला का मृत्युदंड। सिद्दी मोला एक संत थे, सूफी संत थे।
सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा देवगिरी अभियान। जो देवगिरी अभियान था वो किसके उसमें हुआ था? उसमें अलाउद्दीन खिलजी मेन था। देवगिरी दक्षिण का भाग था ये, और देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव थे उन्होंने संधि कर ली थी इनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर ने साथ दिया था इसमें, और अमीर खुसरो भी उनके साथ गए थे। अब देखिए 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में भिलसा पर विजय प्राप्त की थी। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी मतलब विजयों से इतना खुश हो गया था कि जो दक्षिण में देवगिरी का आक्रमण उसका बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्य विद्वान कुतुबुद्दीन अलबी, ख्वाजा जमालुद्दीन, जैसे ये देख रहे हैं आप, मुईद जर्मी और अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो 7 शासकों के दरबार में विद्वान रहे थे। अब जलालुद्दीन के शासनकाल का अंत की बात करते हैं। इनकी मृत्यु कड़ा मानिकपुर में हुई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से विजय प्राप्त करके आए थे तो इन्होंने संदेश भेजकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया और कहा था कि ये जो आप धन है मैं ये सब आपको समर्पित कर दूंगा, परंतु वह धोखे से उसको बुला रहे थे और धोखे से उनके पैरों में लेट गए और मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सारा धन आपका है। और इशारा कर दिया, मोहम्मद सलीम को इशारा कर दिया। मोहम्मद सलीम ने इन पर वार किया और ये घायल हो गए। इख्तियारुद्दीन हुद मेन है, ये जो मैं दोनों नाम बोल रही हूँ ये मेन नाम है। इख्तियारुद्दीन हुद ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और कटे हुए सिर को 20 दिनों तक कड़ा मानिकपुर और अवध की सीमाओं में घुमाया गया। और ये कटे हुए सिर को लेकर नदी की तरफ गए थे जलालुद्दीन खिलजी, और इनके मुंह से यही शब्द निकले थे, धोखेबाज अलाउद्दीन, तूने मेरे साथ धोखा किया है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो रहा 1296 से 316। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। इसकी जो सफलताएं थी उनसे प्रसन्न होकर यह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गया था। इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। किंतु दिल्ली के एक कोतवाल थे जिनका नाम था अला उल मुल्क, उन्होंने इनको समझाया और फिर इन्होंने ये लिखवाना छोड़ दिया था। सबसे मेन बात है, इनकी मुख्य विशेषता क्या थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। आजकल देखिए हमारा धर्म और राजनीति इतना जोड़ दिया गया है कि इसको ना हम अलग कर ही नहीं सकते, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की मुख्य विशेषता थी कि उसमें धर्म को राजनीति में नहीं घुसाया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1301 में 3 विद्रोह हुए थे, जो थे अकत खां का विद्रोह, उमर खां और मंगू का विद्रोह, हाजी मोला का विद्रोह। ठीक है, तीनों विद्रोह थे। इन तीनों विद्रोह के निवारण के लिए फिर 4 अध्यादेश जारी किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। देखिए, पहला अध्यादेश था गुप्तचर व्यवस्था। जो गुप्तचर व्यवस्था थी, एक गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की गई, उसमें बरीद और जासूस नियुक्त किए गए जो आसपास की सारी सूचनाएं इकट्ठा करके और दरबार में लाकर देते थे। दूसरा क्या किया गया, अमीरों के मेल जोल पर रोक लगा दी गई। जो अमीर थे आपस में मेल जोल रखते थे, विवाह संबंध करते थे, उन पर बिल्कुल रोक लगा दी थी कि अमीरों का आपस में कोई लेन देन नहीं होगा। थर्ड क्या था, शराब और भांग जो मादक पदार्थ थे इनके प्रयोग पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट था हमारा अनुदान में दी गई भूमियाँ इनसे वापस ली। जो अनुदान में भूमियाँ दे रखी थी उनसे वापस ले ली गई थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जिसके पास अधिक संपत्ति है उनसे कर वसूला जाएगा। तो ये राज्य की शासन व्यवस्था को देखते हुए 4 अध्यादेश जारी किए गए थे और अलाउद्दीन खिलजी को इनमें कामयाबी भी मिली थी। उसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजय।
जो इनके अभियान थे इनमें किस में इन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। सबसे पहला अभियान था गुजरात अभियान, जो 1299 में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक थे कर्ण बघेला। वो बिना युद्ध किए ही भाग गए थे और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी उन्होंने जाके। फिर इन्होंने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। उसके बाद था रणथंभौर विजय 1300 से 1301 ईस्वी में। जो रणथंभौर का शासक था हमीर देव था। वहाँ पर पीछे हमने बात की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी कोशिश की थी, परंतु वह किले की सुरक्षाबंदी को देखकर वापस हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया और इसने अभियान जारी रखा। हमीर देव के जो मंत्री थे रणमल, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी को जितवा दिया। उसके बाद आती है मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय थी जो 1303 में। वहाँ के शासक थे राणा रतन सेन। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें स्वयं ही मेवाड़ अभियान किया था और इसमें साथ में अमीर खुसरो भी थे। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ अभियान का, उनका मुख्य उद्देश्य था राणा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। जो ये पद्मावत मूवी बनी हुई है वो इसी बेस पर बनी हुई है। अमीर खुसरो भी इसमें शामिल थे। ये मेन है कि अमीर खुसरो कौन से अभियान में साथ थे, तो वो थे मेवाड़ विजय में। उसके बाद है मालवा विजय 1305 में। मालवा विजय, यहाँ के शासक थे महलक देव। ये वो इनसे पराजित हुए थे और मालवा को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। फिर है जालोर विजय जो 1311 ईस्वी में हुई थी। यहाँ के शासक थे कन्नड़ देव। वो पराजित हो गए थे और कन्नड़ देव भी, जालोर भी उसी में मिला लिया गया था। ये थी उत्तर भारत की विजय। और जो ये जालोर विजय थी ये उत्तर भारत की लास्ट विजय थी। इतनी जीत हासिल करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास और बढ़ गया और वो दक्षिण भारत की तरफ दौड़ पड़ा। दक्षिण भारत में सबसे पहला अभियान जो था वो था देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में। उस समय यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव और देवगिरी पर आक्रमण किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर का इसमें मेन रोल है और रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया था। वो 6 महीने तक यहाँ रहे थे और फिर अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय राया की उपाधि प्रदान की। जो ये देवगिरी अभियान था इसकी जीत का श्रेय सुल्तान ने इसको मलिक काफूर को दिया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देवगिरी अभियान का जीत का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया, वो थे मलिक काफूर। उसके बाद हुआ तेलंगाना अभियान 1309-10 में। तेलंगाना का शासक जो थे वो थे प्रताप रुद्र देव द्वितीय। इन्होंने भी हार स्वीकार कर ली थी और बहुत सारे उपहार सुल्तान को दिए थे। उनमें एक कोहिनूर हीरा जो है, हम सभी जानते कोहिनूर हीरा के बारे में, वो भी एक शामिल था। उसके बाद है होयसल राज्य पर विजय 1311 में प्राप्त की थी जो इन्होंने। और फिर है पांड्य राज्य पर आक्रमण। लास्ट में इन्होंने किया पांड्य राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में और वहाँ के शासक थे वीर पांड्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो शासक थे मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया था। वीर पांड्य वहाँ से भाग गया था। यहाँ लूटपाट तो काफ़ी हुई परंतु इस शासक ने हार नहीं मानी थी। ये सिर्फ एक इकलौते राजा थे दक्षिण भारत के जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ना कोई संधि हुई, ये भाग गया था और वहाँ से मिला नहीं था। तो इतनी सुदृढ़ इतनी विजय प्राप्त करने के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अपने शासन को सुदृढ़ किया जाए, कुछ शासन में बदलाव किए जाए। तो उनकी जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो थे, एक तो उन्होंने क्या किया था, अपने सैन्य सुधार किया था। नगद वेतन देना, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, सैनिकों का हुलिया प्रथा रखने की प्रथा शुरू हुई थी और उन्हें बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी।
जो बाजार नियंत्रण नीति थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाजार नियंत्रण नीति है वो किसके समय में लागू हुई थी, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। जो बाजार नियंत्रण नीति थी इनकी वो 2 सिद्धांतों पर मुख्य टिकी हुई थी। वो सिद्धांत क्या थे हमारे, वो सिद्धांत थे, जैसे देख रहे हैं ना, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हो, कि भाई जितनी लागत लगी है उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कम पैसे लगे हैं और मूल्य ज़्यादा डिसाइड कर दिया गया है, या फिर लागत ज़्यादा है मूल्य कम है, तो मतलब रेशो बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या था, बाजार में आम ज़रूरत की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। आम ज़रूरत की चीज़ें, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उनका मूल्य निर्धारण जरूर किया गया था। ठीक है। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे। पहला था मंडी, उसके बाद सराय अदल न्यायिक स्थान, उसके बाद घोड़ों और दासों और मवेशियों का बाजार, फिर लास्ट में था सामान्य बाजार। चलो इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मंडी था। यह एक अनाज का बाजार था और इसमें 8 अधिनियम थे। जो सबसे पहला अधिनियम था वो क्या था कि सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक मतलब अलग अलग मूल्य है, फिक्स मूल्य होना चाहिए एक। और अनाज बाजार के नियंत्रण के लिए शहनाई मंडी की नियुक्ति की गई थी। और जो जमाखोर थे, जो जमा कर लेते थे, उनको कठोर दंड की व्यवस्था थी। उनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। सेकंड था सराय दल न्यायिक स्थान। इसमें 5 अधिनियम थे। ये एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ये यूँ नहीं था भाई इसमें प्राइवेट निजी नहीं था, ये सरकारी सहायता था। इसमें कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी, ये सब बिकता था, ज़रूरत का सामान। फिर है घोड़ों दासों का बाजार। इसमें 4 सामान्य अधिनियम थे। जो पहला अधिनियम था वो क्या था, मेन इम्पोर्टेंट ये पहला नियम है, किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण। कैसी किस्म है, अच्छी है तो मूल्य हाई होगा, लो है तो मूल्य कम होगा। दूसरा नियम था दलालों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। जो दलाल बीच में थे इन पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। फिर आता है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार था जिसमें आम ज़रूरत की चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित था। सिर्फ एक ये जो थर्ड है घोड़ों दासों का बाजार था, ये किस्म पर मतलब जिस किस्म का होगा उसके हिसाब से मूल्य था। बाकी उत्पादन मूल्य पर, इसमें सामान्य बाजार में तो उत्पादन मूल्य पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जिस हिसाब से उत्पादन लागत लगी है उस हिसाब से बाजार होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी बीमारी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है शासनकाल मुबारक शाह खिलजी का। वो था 1316 से 1320 में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर, जो इनका वफादार था, जिसने देवगिरी में काफ़ी अहम रोल, देवगिरी विजय थी जो, उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले किया था, उसने क्या किया, इसके अलाउद्दीन खिलजी के 6 साल के बेटे सिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया। खुद सुल्तान नहीं बना वो, उसने सिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया और स्वयं उसका प्रतिशासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के 35 दिन बाद ही अलाउद्दीन इसको मलिक काफूर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र मुबारक खां को प्रतिशासक नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा पुत्र था मलिक काफूर ने उसको गद्दी पर बिठाया था, जबकि उसका एक पुत्र था मुबारक खां, उसको नहीं बिठाया था। वो मलिक काफूर की मृत्यु के बाद प्रतिशासक बना। अब जो मुबारक खां था उसको आ गया लालच और उसने क्या किया, सिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी और वह स्वयं एक शासक बन गया वहाँ का। इसने अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कठोर कानून थे सबको समाप्त कर दिया, खलीफा की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की। और मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन से वंश में था, खिलजी वंश में था, उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश।
अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।